क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस पल इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई या अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देता है, असल में उसी पल वो समाज में अपने सम्मान और अपने वजूद का सौदा कर लेता है। ये तो बहुत ही बहुत डरावना विचार है। है ना? हम अक्सर मानते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब इंसान आराम करता है और समाज उसे उसके तजुर्बे के लिए सम्मान देता है। बिल्कुल, एक तरह का गोल्डन पीरियड माना जाता है इसे। हाँ, लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इस पूरे भ्रम को तोड़ देता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में, या कहें डीप डाइव में, हम मशहूर लेखक गुरदयाल सिंह की कहानी सांझ के अंशु पर चर्चा करेंगे। और ये कहानी सच में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे ये कहानी बुढ़ापे, शारीरिक पतन और उस खौफनाक अकेलेपन की सच्चाई को उजागर करती है जो इंसान को अपनों के बीच भी अजनबी बना देता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी सिर्फ 2 किरदारों तक सीमित नहीं है। सही कहा। चलिए आज के इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के शीर्षक से। शीर्षक सांझ, यानी शाम का वक्त है। साहित्य में शाम को अक्सर सुकून और ठहराव से जोड़ा जाता है, जैसे दिन भर की थकान के बाद आराम। बिल्कुल। लेकिन गुरदयाल सिंह ने इस सांझ को इंसान की जिंदगी के उस आखिरी हिस्से के रूप में पेश किया है जहां रोशनी बस कम हो रही है, जहां इंसान अपने ही घर में एक अनचाहा मेहमान बन जाता है। कहानी की जो शुरुआत है वो भी बहुत दिलचस्प है। 2 मुख्य किरदार हैं, जय कौर और बंतु। इनकी मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर होती है जब दिन ढल रहा है। हाँ, जय कौर अपनी भतीजी से मिलने आई है जिसका अस्पताल में बच्चा होने वाला है। और तभी स्टेशन के उस धुंधलके में उसे बंतु नजर आता है। वो बंतु जो कभी उसके गांव का ही था। और ये जो मुलाकात है ये बहुत ही अजीब तरीके से शुरू होती है। बंतु जय कौर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी नज़र इतनी कमज़ोर है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाता। हाँ, वो पास आकर पूछता है, कौन है? मतलब ये जो धुंधलापन है ना, ये सिर्फ आंखों की कमजोरी या मोतियाबिंद नहीं लगता मुझे। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे इसका पूरा अस्तित्व ही दुनिया की नज़रों में धुंधला हो गया है। और जब जय कौर उसे गौर से देखती है तो बंतु के शरीर का जो चित्रण है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। बिल्कुल, वो शारीरिक पतन का बहुत ही सजीव चित्रण है। उसकी पिंडलियां सूख कर एकदम लकड़ी जैसी हो गई हैं, गर्दन पर मांस लटक रहा है और उसकी जो पीठ है वो झुक गई है। और वो मैले कुचैले कपड़े। हाँ, और एक जो बहुत ही भयानक विवरण है कि उसके कंधों की हड्डियां इस तरफ बाहर आ गई हैं जैसे कटड़े के सींग हो। हाँ, ये इमेजरी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक इंसान को जानवर के सींगों से तुलना कर दी। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमार आदमी का ब्यौरा नहीं है। इंसान को जवानी में अपने शरीर, अपनी ताकत पर जो घमंड होता है ना, बुढ़ापा उस घमंड को एक झटके में तोड़ देता है। सही बात है। शरीर एक ऐसा ढांचा बन जाता है जो अब आपके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि वो आप पर ही एक बोझ बन गया है। शारीरिक पतन यहाँ अकेलेपन की पहली सीढ़ी के रूप में दर्शाया गया है। मुझे यहाँ एक बात समझनी है आपसे। जय कौर को जब बंतु दिखता है तो उसकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं ना? हाँ, वो उसे उसके पुराने रूप में याद करती है। वही, क्योंकि बंतु कभी बहुत कद्दावर आदमी था, एकदम राजाओं जैसा, तेज, लंबा कद, मजबूत छाती और ऐसी रसीली आंखें जिनकी ताब कोई झेल नहीं पाता था। जय कौर खुद उससे एक जमाने में डरती थी। हाँ, लेकिन अब इस कमजोर बंतु को देखकर उसका वो पुराना डर एकदम से सहानुभूति में बदल जाता है। मैं सोच रहा था, अगर किसी भव्य पुराने किले की खस्ताहाल इमारत को हम सालों बाद देखें, जहां नींव तो वही है लेकिन समय ने उसकी सारी भव्यता छीन ली है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो मेरा सवाल यह है कि क्या जय कौर का डर अचानक सहानुभूति में इसलिए बदल गया क्योंकि बंतु का ये बुढ़ापा देखकर उसे अपनी खुद की ढलती उम्र का एहसास हुआ? अगर हम मानवीय मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो बात सिर्फ अपनी उम्र देखने की नहीं है। बुढ़ापा आपके शरीर को तो बदलता ही है, ये दूसरों की नजरों में आपकी पहचान को भी बदल देता है। मतलब आपका रुतबा बदल जाता है। बिल्कुल। एक ताकतवर कद्दावर आदमी समाज में एक शक्ति केंद्र होता है और कई बार एक खतरा भी। लोग उससे डरते हैं। हाँ, दबते हैं उससे। लेकिन जब वही शरीर कमजोर पड़ जाता है तो वो शक्ति केंद्र एक बेचाए इंसान में तब्दील हो जाता है। जय कौर का डर इसलिए खत्म नहीं हुआ कि वो खुद बूढ़ी है। तो फिर क्यों? वो इसलिए खत्म हुआ क्योंकि बंतु अब एक खतरा नहीं रहा। वो एक डीफैंक्ड शेर की तरह है जिसके दांत निकाल दिए गए हों। उसका मन बंतु की सफेद दाढ़ी देखकर स्थिर हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने।
एक तरह से बंतू की स्थिति किसी पुरानी रिटायर हो चुकी करेंसी जैसी हो गई है। करेंसी। मतलब जैसे एक समय था जब उस नोट की बहुत वैल्यू थी, लोग उसे तिजोरी में संभाल कर रखते थे, लेकिन आज सरकार ने उसे बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जिसे कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं है। अरे वाह, क्या बात कही है। हाँ, मतलब उसकी शक्ल वही है, लेकिन उसका जो लेवरेज था वो खत्म हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लेवरेज कैसे खत्म होता है, इसका सबसे खौफनाक उदाहरण हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, जब वो दोनों पैदल गांव की तरफ चलना शुरू करते हैं। हाँ, रास्ते में बंतू अपने घर की जो कहानी सुनाता है वो इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब इंसान के पास से आर्थिक नियंत्रण चला जाता है तो उसके अपने ही रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। बंतू बताता है कि करीब 10 साल पहले उसने अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी थी। और बस वहीं से कहानी पलट गई। बिल्कुल। जैसे ही जमीन बेटों के नाम हुई, उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। बंतू खुद बताता है कि उसकी बहुएं उसे कैसे ताने मारती हैं। वो ताने जो वो सुनता है वो बहुत चुभने वाले हैं। हाँ, एक जगह वो कहता है कि बहुएं आपस में बात करती हैं, बुढ़े की जितनी खाल उतारनी है उतार लो, इसने कौन सा दूसरे काम आना है। बाप रे, खाल उतार लो। हाँ, मतलब उसे एक इंसान नहीं, एक कच्चा माल या कोई मरा हुआ जानवर समझा जा रहा है जिसकी सिर्फ चमड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि परिवार तो खून के रिश्तों पर टिका होता है, प्यार और सम्मान पर, है ना? यही तो सिखाया जाता है। लेकिन बंतू की ये स्थिति दिखाती है कि आजकल कई रिश्ते मुनाफे और नुकसान के तराजू पर तौले जाते हैं। जब तक बंतू के पास जमीन थी वो परिवार का मुखिया था, क्योंकि उसका लीवरेज था। बिल्कुल। बच्चे उसकी इज्जत इसलिए नहीं करते थे कि वो उनका पिता है, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि अगली पीढ़ी का भविष्य उसकी जमीन पर निर्भर था। जैसे ही उसने वो जमीन ट्रांसफर की, उसका उपयोग खत्म हो गया। हाँ, और अब उसे बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। रोटी भी वक्त पर नहीं मिलती उसे। रोटी नहीं मिलती, नहाने के लिए पानी नहीं है और कपड़े नहीं धोए जाते। और तो और उसकी चारपाई घर के बाहर वाले छप्पर के नीचे डाल दी गई है, जैसे कुत्ते भगाने के लिए उसे बाहर रख दिया हो। बिल्कुल वही बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बीच समंदर में अपनी ही लाइफ बोट किसी और के नाम कर दे, ये सोचकर कि चलो ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे डूबने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वो लाइफ बोट का कंट्रोल होने देता है, बच्चे उसे उसी समंदर में धक्का दे देते हैं, क्योंकि अब वो उस नाव में सिर्फ एक अतिरिक्त वजन है। ये बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। और कहानी के इस हिस्से से ये समझ आता है कि बुढ़ापे में सम्मान और देखभाल अक्सर इंसान की संपत्ति से जुड़े होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आधुनिक समाज में रिश्तों की अहमियत सिर्फ तभी तक है जब तक इंसान आर्थिक रूप से उपयोगी है? अगर हम बंतू की हालत देखें, जवाब हाँ ही लगता है। बंतू एकाएक एक बच्चे जैसा लगने लगता है जो मार खाकर शिकायत कर रहा हो। हाँ, वो जैक और सैसी शिकायत कर रहा था। मनोविज्ञान में इसे रोल रिवर्सल भी कह सकते हैं। बुढ़ापे में इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से एक असहाय बच्चा बन जाता है। उसे दूसरों की मदद चाहिए होती है। लेकिन एक छोटे बच्चे को तो परिवार खुशी खुशी नहलाता है, प्यार करता है, क्योंकि बच्चा उनके लिए भविष्य का एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बंतू एक ऐसा बच्चा बन गया है जिसे कोई बचपन वाला प्यार नहीं देता। वो सिर्फ एक लायबिलिटी बन गया है। और ये दुख सुनकर जयकौर भी चुप नहीं रहती। वो बंतू को ढांढस बंधाती है और अपना दर्द साझा करती है। हाँ, यहाँ से कहानी एक दूसरे तरह के अकेलेपन की ओर मुड़ जाती है। जयकौर की जिंदगी भी कोई आसान नहीं रही है। वो बताती है कि 20 साल तक वो एक बच्चे के लिए तरसती रही। और फिर उसके पति की अचानक मौत हो गई। बिल्कुल, पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से बेसहारा हो गई। पिछले 7 सालों से वो कभी ससुराल तो कभी मायके, कभी भतीजों के दर पर धक्के खा रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे सबकी गुलामी करनी पड़ती है। और वो बंतू को सांत्वना देते हुए एक बहुत गहरी बात कहती है, नानक दुखिया सब संसार, और अपना बोया काटना है, जी हाँ बीजे सोलुने। ये जो बातें हैं ना, दोनों के बीच की गहरी सांझ या कह लें आत्मीयता को दिखाती हैं। दोनों की स्थिति एकदम एक जैसी है। दोनों दूसरों के हाथों की ओर देखने को विवश हैं। बिल्कुल। यहाँ एक पुरानी कहावत याद आती है कि दुख बांटने से कम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दोनों एक दूसरे को बस ये तसल्ली दे रहे हैं कि इस दुख में वे अकेले नहीं हैं। हाँ, ये एक ही सड़क पर अपने अपने अकेलेपन के साथ चलने जैसी स्थिति है। उनकी ये साझा त्रासदी है। लेकिन एक बात पर मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ यहाँ, या कह लें एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, बताइए।
अगर हम दोनों के दुख की तुलना करें तो क्या जयकौर का दुख बंतु से ज्यादा गहरा और बुनियादी नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, बंतु के पास एक समय पर जमीन थी, सत्ता थी, अधिकार थे। उसने अपना लेवरेज खुद अपने हाथों से अपनी मर्जी से जाने दिया। लेकिन जयकौर एक निस्संतान विधवा के रूप में हमेशा से ही अधिकारहीन रही। बंतु ने तो अपना साम्राज्य खोया है, लेकिन जयकौर को तो कभी उस साम्राज्य में जगह ही नहीं मिली। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट उठाया आपने। अगर हम पितृसत्तात्मक समाज के नजरिए से इस बुढ़ापे के विरोधाभास को स्पष्ट करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। कैसे? एक पुरुष जिसने पूरी उम्र सत्ता का सुख भोगा, जिसने जमीन बांटी, और दूसरी तरफ एक महिला जिसके पास कभी कोई जमीन या औलाद थी ही नहीं। हाँ, ये दोनों पूरी जिंदगी अलग अलग धरातल पर रहे, लेकिन बुढ़ापा इन दोनों को एक ही स्तर पर ला खड़ा करता है। अंत में दोनों एक ही अकेलेपन और गुलामी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब बुढ़ापा एक ऐसा लेवलर है जो पुरानी हर ताकत को शून्य कर देता है। बिल्कुल सही। और कहानी में इस ताकत के छिन जाने का एक बहुत ही शानदार प्रतीक भी सामने आता है। वो शीशम के पेड़ वाला हिस्सा? हाँ, जब ये दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो खेत के पास एक शीशम का पेड़ आता है। बंतु की यादें ताजा हो जाती हैं। वो पेड़ बंतु के बीते हुए कल का गवाह है। बंतु जयकौर को याद दिलाता है कि 30-35 साल पहले इसी जगह उसने बेझिझक जयकौर की बाह पकड़ ली थी। और जयकौर तब डर गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर चाहती थी कि वो उसकी बाह पकड़े रहे। और बंतु पूरे घमंड के साथ ये भी बताता है कि उसके पिता उस शीशम के पेड़ को बेचना चाहते थे, लेकिन बंतु ने साफ कह दिया था कि मैं ये शीशम नहीं बेचने दूंगा। ये पेड़ उसकी जवानी और अधिकार का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात अजीब लगती है। बंतु आज इतनी दयनीय हालत में है, उसे रोटी नहीं मिल रही, फिर भी वो अचानक मौत के साए में जवानी के दिनों की उस घटना का जिक्र क्यों कर रहा है? क्या वो अब भी जयकौर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है? मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक रोमांटिक याद समझना, कहानी को बहुत सतही तौर पर देखना होगा। अच्छा। हाँ, बंतु फ्लर्ट नहीं कर रहा है। वो दरअसल अपने उस खोए हुए यौवन और उस समय की ताकत को वापस महसूस करने की एक हताश कोशिश कर रहा है। मतलब वो उस दौर को याद कर रहा है जब उसकी आवाज में इतना दम था कि वो अपने पिता के फैसले को भी पलट सकता था। बिल्कुल। जब वर्तमान में इंसान के पास कोई ताकत नहीं बचती, तो वो अपने अतीत की महानता का चोला ओढ़कर अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करता है। वो बताना चाहता है कि मैं हमेशा से ऐसा बेचारा नहीं था। लेकिन तुरंत ही कहानी हमें वर्तमान में खींच लाती है। हाँ, क्योंकि जयकौर जब वर्तमान के बंतु को देखती है तो उसका वो झुर्रियों भरा चेहरा अब जयकौर को घिनौना लगने लगता है। बाप रे, अतीत का ताकतवर मर्द अब उसे घिनौना लग रहा है। हाँ, और इसी के साथ हम कहानी के उस अंतिम सबसे डरावने दृश्य की ओर बढ़ते हैं, जब जयकौर को गांव के दिए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम दूर से गांव के दिए देखते हैं तो वो घर और गर्माहट के प्रतीक होते हैं। हाँ, कि चलो मुसाफिर घर पहुंच गया। लेकिन यहाँ जयकौर को वो दिए चिता की लपटों की रोशनी की तरह दिखते हैं। उफ, चिता की लपटें, मतलब वो घर नहीं, सीधे मौत की तरफ जा रहे हैं। बुढ़ापे में भविष्य की कोई उम्मीद नहीं बचती, सिर्फ मौत का इंतजार रह जाता है। और इसी मौके पर बंतु जो कहता है वो पूरी कहानी का सबसे भारी डायलॉग है। वो कहता है कि कुत्तों की तरह रोज जलील होने से अच्छा है इंसान मर जाए। हाँ, लेकिन मरने पर कोई याद करने वाला न हो तो अकेले आदमी की मौत को भी धिक्कार है। यहाँ बंतु का सबसे बड़ा डर मौत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उसका असली डर अपने वजूद का पूरी तरह मिट जाना है। कोई उसे याद नहीं रखेगा। वो इसी बात से खौफजदा है कि उसके अपने बेटे, जो आज उसकी चमड़ी नोचने की बात करते हैं, वो उसकी मौत पर एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। सही कहा। और चिता की लपटों जैसे वो दिए इसी बात का प्रतीक हैं कि अब कोई सवेरा नहीं आना है, बस एक अंत है। तो अगर आज के इस गहन विश्लेषण को हम समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि सांच सिर्फ दो बूढ़े लोगों की कहानी नहीं है। ये बताती है कि बुढ़ापा इंसान से सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत ही नहीं छीनता, बल्कि उसका रुतबा, उसका वजूद और उसका सम्मान भी छीन लेता है। बिल्कुल। और अकेलेपन की सबसे बुरी स्थिति वो नहीं है जब आसपास कोई न हो। तो क्या है? सबसे बुरी स्थिति वो है जब आप अपनों के ही बीच हों
और अपने आप को ही उन पर एक बोझ समझने लगे। जब आपको महसूस कराया जाए कि आपका यहाँ होना बेकार है। ये बहुत ही भारी बात है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर समाज में सिखाया जाता है कि बुढ़ापा आराम और सम्मान का समय होता है, लेकिन अगर इस समाज में एक व्यक्ति की अहमियत और सम्मान सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो आर्थिक या शारीरिक रूप से कितना उपयोगी है, हाँ, तो फिर जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसका क्या होता है? क्या हमारा समाज वास्तव में इंसानों की कद्र करता है या सिर्फ उनकी उपयोगिता की? ये सच में एक बहुत गहरा सन्नाटा पैदा करने वाला सवाल है। बिल्कुल। जब उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो हम में से किसी का क्या होगा? आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर सोचिएगा जरूर।